देखिए पूरे देश में सिर्फ यहाँ पर नहीं पूरे मुल्क में चर्चा हो रही है कि जिस संविधान की हम हमेशा चर्चा करते हैं उसको सबसे बड़ा ग्रंथ देश का मानते हैं और जो माहौल निर्मित हुआ है उसमें क्या हमारी सारी संस्थाएं सुरक्षित हैं, क्या उनको प्रभावित किया जा रहा है और संविधान ने जो प्रावधान है क्या उनका पालन सही रूप में हो रहा है, क्या जो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम फॉलो कर रहे हैं और जो अलग अलग नाना प्रकार की संस्थाएं हैं उनको क्या नीतिगत तरीके से कमज़ोर और खोखला किए जाने की कोशिश हो रही है सरकार के माध्यम से। जैसा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके चयन के लिए जो प्रक्रिया थी उसमें चीफ जस्टिस थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे और प्रधानमंत्री थे। ये एक बहुत पुरानी परंपरा थी। अब उसको बदल कर उसमें प्राइम मिनिस्टर हैं, एक मिनिस्टर हैं और एलओपी हैं और बहुमत से निर्णय होता है, तो 2-1 का बहुमत हमेशा सरकार के पास रहेगा। तो चीफ जस्टिस को उसमें से हटा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन को हमने महाराष्ट्र चुनाव के बाद रिक्वेस्ट की थी कि हमको वोटर लिस्ट दी जाए। कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट ने कहा कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है कि वोटर लिस्ट और तमाम डिटेल्स हमको दी जाएं। कोर्ट के निर्णय के बाद निर्वाचन आयोग ने, सरकार ने कानून बदल दिया कि डिटेल्स हम शेयर नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से संस्थाओं का जब दुरुपयोग होता है, उनका मिसयूज़ होता है, उनको कमज़ोर किया जाता है, तो चिंता का विषय है। और हमारे लोकतंत्र में, हमारे गणतंत्र में सिर्फ चुनाव लड़ना ही लोकतंत्र नहीं है। संस्थाओं को जीवित रखना, संस्थाओं की विश्वसनीयता को जीवित रखना, संस्थाओं को चलाने वाले लोगों की चयन प्रक्रिया को हम उसको धूमिल ना करें, उसको पारदर्शी रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये ज़रूरी हम इस प्रकार के संवाद होते रहें, चर्चा होती रहे सिविल सोसाइटी के साथ, पार्लियामेंट के अंदर लोगों के साथ, क्योंकि ये देश सबका है। और मैं समझता हूँ जितनी जिम्मेदारी पक्ष की है लोकतंत्र में उतनी विपक्ष की भी है। विपक्ष के नाते हम लोग सवाल उठाएं, सवालों के जवाब मांगें, पारदर्शिता की मांग रखें, जवाबदेही तय करें। पार्लियामेंट के अंदर चर्चा हो नहीं पाती है। जो संवाद, जो डिस्कशन, जो डिबेट्स होने चाहिए मुद्दों को लेकर, इस बार पिछले सत्र में बहुत सारे मुद्दों को उठाया गया लेकिन चर्चा हुई नहीं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो परिस्थिति पैदा हो रही है ये चिंता का विषय है और हम सबको मिलकर इसमें आगे के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। मुझे खुशी है कि आज बहुत लोगों ने अपनी बात को रखा, अनेक लोगों से हमारी चर्चा हुई है और मैं हमेशा कहता हूँ कि 70 साल से जो भी सरकार आई है उसने इन संस्थानों को सिंचित करने का काम किया है। अब संस्थाओं को अगर हम उनकी गुणवत्ता को कम करेंगे, उनकी ताकत को कम करेंगे, तो ये इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर और ये हम सबको बहुत चिंता का विषय मानना चाहिए। पायलट साहब, आपने अभी यहाँ पर संबोधन के दौरान कहा कि इंडिया गठबंधन काफ़ी अच्छा चला, लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अब चूंकि विधानसभा दिल्ली का चुनाव है, वहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग तो नज़र आ ही रही है, लेकिन बयानों में तल्खी नज़र आ रही है। देखिए, चुनाव हर दल लड़ता है जीतने के लिए और मैंने कल दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हमारी पार्टी का हमने कुछ गारंटीज़ हैं उसको हमने जनता के समक्ष रखा था। हम अपने आइडिया, अपना रोड मैप, अपना एजेंडा पेश कर रहे हैं। अब ये निर्णय जनता को करना है। दिल्ली के मतदाताओं ने कई बार राज्य सरकार को रिपीट किया, केंद्र सरकार को रिपीट किया। भाजपा और आम आदमी पार्टी को अनेकों बार मौके दिए दिल्ली ने। दिल्ली के लोगों ने दोनों पार्टियों को देख लिया, लेकिन वहाँ पर जो टकराव पैदा हो रहा है, वहाँ पर जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, शीश महल और राजमहल और कितने करोड़ किसने मकान पे खर्च किए, कितने नहीं किए, उस विवाद में जो चुनाव सिमटता चला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने एक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए एक रोड मैप दिया है, अलग अलग गारंटीज हम दे रहे हैं और कांग्रेस में शीला जी के समय जो काम हुए दिल्ली के अंदर 15 साल, वो सबने देखे हैं। तो हम उसके दल पर वोट मांग रहे हैं। अलग अलग राज्यों में राज्य की इकाई का भी एक इनपुट हम लोगों को मिलता है और जैसा इंडिया गठबंधन के तमाम नेता बोल रहे हैं, हम लोग भी बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और पहले से ज़्यादा मजबूत रहेगा। लेकिन अलग अलग राज्यों में कभी कभी जो विधानसभा के चुनाव आते हैं उसमें हम अपना अलग स्टैंड लेते हैं। उदाहरण के तौर पर झारखंड में हम लोग मिलकर चुनाव लड़े, हमारी पार्टी सरकार का पार्ट है। जम्मू कश्मीर में हम मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन आज हम सरकार का पार्ट नहीं है। और दिल्ली में, जैसे पंजाब में हम आमने सामने लड़े थे, दिल्ली में मुकाबला कर रहे हैं और हम लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं। जनता ने राजस्थान सरकार की तरफ से जिले संभाग समाप्त किए गए, आंदोलन भी हुए, बजट सेशन भी आ रहा है, तो किस तरह कांग्रेस स्टैंड लेगी? ये सरकार, जो मैंने पहले भी कहा, पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। इनको पता नहीं, पहले तो घोषणा की सब जिले निरस्त कर देंगे, फिर कमेटी बनी, फिर कुछ किए कुछ नहीं किए, क्या मापदंड है किसी को पता ही नहीं है। सरकार या तो मापदंड तय करे पारदर्शी तरीके से कि ये फला फला डेटा पॉइंट है, इसके आधार पर हम निर्णय ले रहे हैं। वो मनमानी कर रहे हैं
और जब कोई जिला बन गया है अगर, तो उसको और पुख्ता करने के लिए 100 तरीके हैं। उसको रद्द करना मानता हूँ गलत है, इसका हम विधानसभा में पुरजोर इसका विरोध करेंगे। अब भर्तियाँ हैं, सरकार की एजेंसी कहती है होना चाहिए रद्द, मंत्री रोज़ दावा करते हैं रद्द होना चाहिए, सरकार कर नहीं रही। क्या मजबूरी है, क्यों नहीं करना चाहते हैं? अपनी खुद की एजेंसी पर सरकार को विश्वास नहीं है, इसलिए मैंने कहा सरकार में बहुत दबाव है, इंटरनल बहुत दबाव एक दूसरे के ऊपर होगा और कन्फ्यूजन में सरकार है। इसलिए अब तक जो 1 साल का कार्यकाल रहा है उसमें कोई बहुत ज़्यादा जनता को प्रभावित नहीं कर पाया। 35 लाख करोड़ के MOU साइन किए हैं, क्या रोड मैप है, क्या टाइमलाइन है? अब कह रहे हैं कि हम ऑक्शन नहीं करेंगे, हम ज़मीन ऐसे आवंटित कर देंगे, ये इसका मतलब क्या हुआ? आप पक्षपात करना चाहते हैं, और अगर आप आवंटित करना चाह रहे हैं तो आप बताइए किसको करना चाहते हैं। तो इस विधानसभा के सत्र में हम हर मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगेंगे, ये हमारा अधिकार है और जनता का भी अधिकार है कि सरकार से जवाब लेना। विपक्ष को हमको जिम्मेदारी दी है, हम उस काम को करेंगे। लेकिन सरकार के कार्यकाल का जो 1 साल रहा है बड़ा अनसर्टन टाइप रहा, क्योंकि मैंने कहा ना नाना प्रकार के यहाँ पावर सेंटर बन गए हैं और मंत्री कुछ कह रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स कुछ कह रहे हैं, और पहली बार देखा है मैंने कि ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है, ट्रांसफ़र की लिस्ट हो, निर्णय लेने हो, राइजिंग राजस्थान का जो अभी जो किया पूरा जो ब्यूरोक्रेसी इतनी ज़्यादा हावी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पावर सेंटर सरकार के बने हुए हैं। सर आपने कहा कि संविधान को लेकर कांग्रेस लगातार आवाज़ उठा रही है, बीजेपी राजस्थान में संविधान यात्रा की तैयारी कर रही है। अब देखिए, अभी तो मुझे कोई बता रहा था कि संविधान को वहाँ कुंभ मेले में ले जाना चाहते हैं, वहाँ पर कुछ करना चाहते हैं। अब संविधान के आप सामने माथा टेको, उसकी आरती उतारो, वो अलग बात है, लेकिन संविधान में जो लिखा है उसका कितना पालना हम लोग कर रहे हैं। आप 10 साल से सत्ता में हैं और संवैधानिक संस्थाओं को लगातार नीतिगत तरीके से जानबूझकर लगातार आप खोखला करते चले जा रहे हैं। पूरा देश देख रहा है। और संविधान, राहुल गांधी जी बोलते हैं, वो किताब हाथ में ले क्यों घूमते हैं? ताकि जनता को पता पड़े कि कौन संविधान की मूल भावना के विरोध में है और कौन संविधान के पक्ष में है। संविधान में लिखा हुआ एक एक शब्द, एक एक अक्षर जिस पर हम शपथ लेकर सरकार चलाते हैं, उसकी पालना करना हमारा धर्म है, हमारा फ़र्ज़ है। और बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, कभी एक बार उन्होंने बोला कि हम संविधान को नहीं छेड़ेंगे, खिलवाड़ संविधान से नहीं करेंगे, आरक्षण से कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। तो बार बार भाजपा के नेताओं को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को बार बार ये क्यों कहना पड़ता है कि हम कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, कोई छेड़खानी नहीं करेंगे संविधान के अंदर? क्योंकि संविधान को बदलने की जो मांग है वो सत्ताधारी जो दल है वहाँ से उठती है। उनके साथ जो अलग अलग संगठन जुड़े हैं वो बार बार इस बात को बोलते हैं और जनता के जहन में ये एक फीलिंग पहुंच चुकी है कि कहीं ना कहीं ये कुछ खिलवाड़ कर सकते हैं संविधान के साथ। सचिन पायलट जी, आप आशावान हैं और अभी हाल ही में आपने एक बात भी कही कि याली चुनाव भाई ज़्यादा अंतर नहीं रहा हो, आप आगे नहीं पढ़ पाए हो, लेकिन आने वाला जो लोकसभा का चुनाव उसमें गठबंधन भी काम करेगा और आशा के साथ सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन नीतीश और चंद्रबाबू नायडू कब पलट जाए ये बात भी आपने बोली, तो ऐसी कोई संभावना लग रही है क्या? तो पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है क्या? अभी संभावना मैं कहा ना, राजनीति में संभावना का तो खेल है, कब कौन क्या कर दे किसको मालूम है। और राजनीति में कुछ हफ्ते कुछ महीनों के बाद क्या हो पता नहीं, लेकिन जो इंडिया गठबंधन है वो पूरी तरह मजबूत है। लोकसभा को लेकर हम चुनाव इकट्ठे लड़े थे, जैसे मैंने कहा हमारे अच्छे परिणाम आए उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, राजस्थान में और बाकी राज्यों के अंदर भी। तो हमारा गठबंधन मजबूत है और सब नेता बार बार बात को बोलते हैं कि एकजुटता विपक्ष की आज एक बहुत बड़ी ज़रूरत है और पूरे देश को उम्मीद है इंडिया अलायंस के साथ, उस पर हम अड़िग हैं, खड़े रहेंगे। दिल्ली से क्या आपने जो उम्मीद है कहा सर? कि कभी भी पलट सकते हैं, क्या आपको लगता है बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार पलट सकते हैं? भाई मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, आपने मन से नाम मैं तो सिर्फ इतिहास जो हुआ उसको देख के बोल रहा हूँ। आगे क्या होगा मुझे क्या मालूम है, लेकिन हमारा गठबंधन बिहार में अपने दम पर हम सरकार बनाएंगे बिहार के अंदर, मुझे पूरा विश्वास है। दिल्ली चुनाव